नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारों, कुछ बातें हम फिर से इस मंच पर आपके समक्ष, आपके सामने, आपसे साझा करना चाहते हैं। यारों, हमारे देश का नेता किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करता, फिर भी उसकी पेंशन लागू है। और हमारे देश के जो भी लोग नौकरी करते हैं उनकी पेंशन रोक दी गई है। अब उन्हें किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं मिलेगा। अगर हमारे देश का नेता चुनाव में हार जाता है तो भी फिर भी उसका पेंशन मिलेगा। लेकिन अब जो नौकरी करने वाला युवा है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर वह रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनकी पेंशन पूरी तरह से रोक दी गई। अब उन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी। हारे हुए नेता कितना पेंशन लेता है, किस तरह से उसका पेंशन का जो कलेक्शन है कितना होता है, इन्हीं बातों को लेकर हम आपके सामने रूबरू होने वाले हैं। और चाहे वह नेता जिले स्तर का हो, वह चाहे राज्य स्तर का हो, वह चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, और वह चाहे आपका विधायक हो, और चाहे वह आपका सांसद हो, और चाहे वह आपका जिला पंचायत सदस्य क्यों न हो, अगर वह हार जाता है तो फिर भी उसको पेंशन दिया जाएगा। अगर वह सांसद है फिर भी, अगर वह चुनाव लड़ता है, हार जाता है, फिर भी उसको पेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं सरकारी नौकरी की बातें करते हैं तो जो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी करता है, अब उसे कोई पेंशन कई महीने पहले ही उसके पेंशन पर रोक लगा दी गई है। अब इसके पेंशन को नहीं दिया जाएगा। और अगर आप पेंशन को देखते हैं तो आपको सोचकर बहुत ही दुख होगा, बहुत ही कष्ट देने वाली बातें होंगी। जो हम आपको बातें बताने जा रही हैं, हो सकता है कि आप खुशी होकर पागल हो जाएं और पागल होकर रोने लगें और आपकी आंखें चौधिया जाएं। जो बातें हम आपके समक्ष, जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो पेंशन का पैसा है, जो पेंशन सिर्फ नेता लोगों को दिया जाता है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उनका पेंशन जो है वह बिहार के बजट से ज़्यादा है। और अगर उस पेंशन से, अगर आप देखना चाहते हैं उस पेंशन से इतना अधिक पेंशन है इनका कि अगर आप उन्हें, किसी युवा वर्ग को आप नौकरी देना चाहते हैं तो कम से कम 2 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है इस पेंशन की वजह से। जो पेंशन दिया जाता है चुनाव में हारे हुए नेताओं को, अगर उनकी पेंशन रोक दी जाए, उन्हें पेंशन न दी जाए, तो उन्हीं पेंशन के थ्रू 2 लाख से अधिक नौकरियां दी जा सकती हैं। और आप किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, अगर आप सिर्फ बिहार में देखना चाहते हैं तो वह 2 लाख से अधिक पेंशन, 2 लाख से अधिक युवा लोगों को नौकरी दी जा सकती है। सोचिए, अगर पूरी देश की स्थिति अगर आप देखना चाहते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में, कितने बड़े लोगों को यह पेंशन दी जा रही है। दोस्तों, हमारा आपसे यही विनती है कि आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि पूरे देश में किस तरह से कितना पेंशन लोगों को दिया जा रहा है। और अगर आप प्रचार की बातें करते हैं तो प्रचार की भी यही स्थिति है। हमारे देश में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार किया जाता है। अभी हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुए हैं, नीतीश कुमार जी वहां के फिर से सीएम के पद के उम्मीदवार बन चुके हैं और उन्हें यह मौका फिर से जनता ने दिया है। और जनता जानती है कि वह किस प्रकार से चुनाव को जीता गया है, क्या करके इस चुनाव को फिर से जीता गया है। और फिर से उम्मीदवार हमारे नीतीश कुमार जी बन चुकी हैं, सीएम के उम्मीदवार बन चुकी हैं। क्योंकि पिछले सभी मुख्यमंत्री, अगर आप देखना चाहते हैं तो
हम आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले सभी मुख्यमंत्रियों से अधिक जो भी प्रचार में रुपए खर्च किए गए हैं वह मौजूदा हाल ही में जो प्रचार किया गया है नीतीश सरकार के द्वारा बिहार में, यह पिछले सभी मुख्यमंत्रियों से अधिक खर्च किया गया है। और अगर आप हमारे देश के फकीर की बातें करना चाहते हैं तो वह पूछिए मत, हम उनके बारे में भी बता देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश के फकीर की बातें करना चाहते हैं तो वह आपको चौधिया देंगी। क्योंकि जब देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही थी, यानी 2019 और 2020, 2019 एंड 2020 में अगर आप देखना चाहते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर में प्रधानमंत्री जी के प्रचार में खर्च जबरदस्त तरीके से खर्च किया गया है, अगर आप उसका गणना करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो शायद वह आपको पागल बना दे। जतीन दसाई ने आरटीआई, हाल ही में आरटीआई दायर किया था, तो जब आरटीआई दाखिल करने के बाद उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी गई वह काफ़ी हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जो उनके सामने आरटीआई दायर करने के बाद जो चीज़ें पता चली, जो उनके पास जवाब आया कि बीते सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में 1,95,00,000 प्रतिदिन खर्च हमारे फकीर, हमारे देश के प्रधान सेवक के द्वारा प्रतिदिन 1,95,00,000 प्रतिदिन खर्च किया गया है। और इस खर्च जो हम आपको बता रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ प्रचार के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया गया। और वो पैसा किसे दिया जा रहा है यह भी आप देख लें। अखबार वालों को दिया जा रहा है, न्यूज़ चैनलों को दिया जा रहा है, प्रिंट मीडिया को दिया जा रहा है। और जो प्रिंट मीडिया, जो अखबार और मैगजीन निकालते हैं, अगर उन्हें आप देखना चाहते हैं, 295 करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ और सिर्फ प्रिंट मीडिया और अखबार, जो मैगजीन और अखबार निकालते हैं, उन्हें दिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर आप बातें करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी न्यूज़ चैनल है, उन्हें 317 करोड़ से अधिक रुपए दिए गए हैं। 317 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनलों को दिया गया है। और इसके अलावा आउटडोर के थ्रू जो प्रचार प्रसार किए जाते हैं, अगर आप बातें करते हैं तो इन्हें 100 करोड़ से अधिक रुपए दे दिए गए हैं। 100 करोड़ से अधिक रुपए दिए गए हैं आउटडोर प्रचार करने के लिए। अब लग रहा है कि सारी चीजें प्रचार के माध्यम से ही इस देश का विकास होगा। अगर सारी चीजें प्रचार के माध्यम से ही होने लगी तो फिर हमें आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए मैं आपसे बता देना चाहता हूं, हम आपको सजग और सावधान कर देना चाहते हैं कि आप सोचना समझना शुरू कर दें कि आज देश की स्थिति क्या हमारे और आपके सामने रखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, और जो देश की असलियत है उसे हमसे और आपसे छुपाई जा रही है। अब लग रहा है हमें कि सारी चीजें प्रचार के माध्यम से ही खत्म होंगी, चाहे वह बेरोजगारी हो, चाहे वह भूखमरी हो, चाहे वह गरीबी हो। सारी चीजें हमें ऐसा लग रहा है कि प्रचार के माध्यम से ही हमें और आपको दिखाया जा रहा है, चाहे वह आपका भूखमरी हो, चाहे वह नौकरी हो। लग रहा है हमें कि सारी चीजें प्रचार के माध्यम से ही हमें और आपको बताई जाएंगी, लेकिन कुछ भी दिया नहीं जाएगा। अब बहुत सारे अत्याचार इस देश के ऊपर किए जा रहे हैं, हमारे आपके सामने किए जा रहे हैं। इसीलिए मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप सजग सावधान हो जाइए। और अब आइए दूसरी खबरों की ओर रुख मोड़ते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है हमारे और आपके समक्ष,
और यह हमारे और आपके लिए एक खुशी की बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जो बीटीसी वालों के पक्ष में दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम योग्यता से समझौता नहीं करेंगे और नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ जो 69,000 की जो वैकेंसीज थी, टीचर की जो वैकेंसीज थी, इसकी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, यह बीटीसी वालों के पक्ष में गया है। हमारे जो भी भाई बहन हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, हम उनका बहुत बहुत उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और जिनका नहीं सिलेक्शन हो पाया किसी वश कारण से, वो हमारा यही कहना है कि वो फिर से दोबारा अच्छा मेहनत करें, अच्छा करें, और जिससे कि आने वाली वैकेंसीज में उनका भी सिलेक्शन हो जाए, वो भी अच्छा पथ मार्ग प्रशस्त करें। और हमारा शिक्षा मित्र भाइयों से भी यही सविनय निवेदन है कि आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप दोबारा मेहनत करें और अच्छी नंबर लाके आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आप दोबारा पेपर दे के आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हम योग्यता से समझौता नहीं करना चाहते। शिक्षा मित्र भाइयों को हमारा यही निवेदन है कि उनका भी स्वागत और अभिनंदन है, और उन्हें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बड़ी ही दुख और पीड़ा देने वाली बातें हैं यारो, जो कि किसानों से रिलेटेड हैं। यारो, आज देश के किसानों की स्थिति ये हो चुकी है कि धान कट चुके हैं और धान जो इकट्ठा खलिहान में हो चुके हैं, लेकिन सबसे शर्म और करने वाली बातें ये हैं यारो कि उनका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। धान और किसान दोनों परेशान हैं। धान खेतों में, खलिहानों में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, और किसान की स्थिति ये है कि उनके पास किसी भी प्रकार की इनकम नहीं हो पा रही है, जिससे वो गेहूं की बुआई कर सकें, गेहूं की खेतों की जुताई कर सकें, क्योंकि अभी तक उनके धान खलिहानों में ही खराब हो रहे हैं, कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मेरा सरकार से सब विनम्र निवेदन है कि किसानों के प्रति एक अहम अच्छा नीति बना के इनकी जल्द से जल्द खरीद फरोख्त किया जाए, ताकि किसानों को इनकम हो और वह दोबारा गेहूं की बुआई कर सकें, जुताई कर सकें, ताकि आने वाले समय में उनका फसल अच्छे समय पर अच्छा पैदा हो सके। और मेरा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, ताकि किसान भाई और जो भी नौजवान भाई किसान भाई खेतों में हैं, उनकी अच्छी इनकम हो सके, ताकि इस देश का युवा जो किसान है, जो किसान भाई हैं, उन्हीं से सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि आज भी इस देश में आज भी किसानों का एक अहमियत है, क्योंकि आज भी किसानों के प्रति हमें संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम देते हैं अपने वाणी को विराम। आप देखते रहिएगा जनता की आवाज़। धन्यवाद।